हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, बायोलॉजी में भी जूलॉजी, इस जो वीडियो है इसमें हम जूलॉजी का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड को कंसिडर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्रोमोसोम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों की ही तैयारी टीजीटी पीजीटी लेवल तक के एग्जाम की इस चैनल पे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। तो अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम, चाहे वो बिहार टीआरई ही हो या फिर डी ट्रिपल एस भी हो, टीजीटी पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी या फिर लेक्चरर जीआईसी, जिसमें आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ बिहार टीआरई की स्पेशल तैयारी हमारे इसी चैनल पर अभिषेक सर द्वारा कराई जा रही है। तो उन सारे वीडियो को भी जरूर देखें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके अलावा आप पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और कोई भी जानकारी आपको तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, वो जीन की संरचना और अनुवांशिक कोड यानी स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड से है। इसके सारे क्वेश्चन वन बाय वन, डे बाय डे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप पेशेंस के साथ हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। कोई स्पेशल टॉपिक, कोई स्पेशल बुक अगर आप चाहते हैं डिस्कस करना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको आपके लिए लेकर जरूर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जिस दिन इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपको जो है थ्योरी क्लासेस भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, बिल्कुल पेड बैच की तरह, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप कितना जल्दी इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचा देते हैं। अब आगे कोई डिस्कस ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में डीएनए का सबसे सामान्य प्रारूप होता है? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए या जेड डीएनए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी डीएनए। Which one of the following is most common form of DNA in the cell? सही जवाब बी डीएनए। कोशिका में डीएनए का सबसे समान प्रारूप जो होता है वो बी डीएनए होता है। बी डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिल क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित होते हैं, किंतु इसमें प्रत्येक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? 10। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए का वर्णन किसने किया, बी डीएनए का वर्णन किसने किया, तो वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बी डीएनए का वर्णन किया हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी डीएनए। अगला क्वेश्चन, डीएनए तथा आरएनए का अम्लीय लक्षण निम्नलिखित के कारण होता है? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू, ऑप्शन है प्यूरिन बेस, सुगर मॉलिक्यूल्स, पिरामिडिन बेस या फास्फेट ग्रुप। आपको कहीं पे वीडियो पूरी इंग्लिश में या कहीं पे पूरी हिंदी में मिलता है, लेकिन आपका जो ये अपना नॉलेज कॉर्नर परिवार है, यहाँ आपको सारे क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, जिससे आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। तो इसको आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू, डीएनए तथा आरएनए का अम्लीय लक्षण किसके कारण होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, क्वेश्चन आपका जीआईसी में आया हुआ है। ऑप्शन है प्यूरिन बेस, सुगर मॉलिक्यूल्स, पिरामिडिन बेस या फास्फेट ग्रुप। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि फास्फेट ग्रुप। डीएनए तथा आरएनए का अम्लीय लक्षण जो है ये फास्फेट ग्रुप के कारण होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोसाइड से बने होते हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड के शर्करा क्षार और न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट समूह के बीच रासायनिक बंधों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अगर पूछा जाए इन बंधों को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं बंधों को एस्टर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। किसके? एस्टर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। एक फास्फेट समूह में एक से अधिक फास्फेट होते हैं। फास्फेट समूह फास्फोरिक अम्ल अणु के रूप में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन्स आर द, जीन्स होते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डीएनए, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड में आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो जीन्स होते हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डीएनए होते हैं। जीन डीएनए के कार्यात्मक घटक होते हैं। ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य जो है वो संपन्न होता है। अगर आपसे पूछा जाए जीन शब्द कहाँ से लिया गया, तो ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई के रूप में कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्मिनेशन कोडान ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के समय निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडान नहीं है? तो आपको बता दें, समापन कोडान तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा यू ए, दूसरा आपका हो जाएगा यू ए जी, एक मिनट, दूसरा हो जाएगा यू
UAG और तीसरा आपका हो जाएगा UGA। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, दो में UAA और फिर लास्ट में AG और दूसरे में UGA। ठीक है, ये समापन कोडान होते हैं। इसके अलावा जो भी कोड आपको देखने को मिलेगा वो समापन कोडान नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया है UAG, ये आपका समापन कोडान होगा। UGA ये भी समापन होगा। UAA ये भी होगा। जो नहीं होगा वो UUU नहीं होगा। ना होते हुए भी यही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है। और क्वेश्चन पढ़ते समय इस बात को आपको जरूर ध्यान देना है कि कहाँ पे है पूछा जा रहा है, कहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। GIC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी कूट में कोडान कौन से DNA खंड का प्रतिनिधित्व करता है? टू अ सेट ऑफ 2 बेस, अ सेट ऑफ 3 बेस, अ सेट ऑफ 4 बेस या अ सेट ऑफ 6 बेस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 3 बेस के सेट का। ठीक है, अनुवांशिकी कूट में कोडान जो है वो 3 बेस के सेट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, एक कोडान 3 DNA या RNA न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम है जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान विशिष्ट अमीनो एसिड या स्टॉप सिग्नल से मेल खाता है। ये 4 नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से? एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन या थायमिन की जगह कहीं कहीं यूरेसिल दिया होता है, किसी भी ट्रिपलेट संयोजन से बने होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कौन कौन सा था, UAG, UGA और UAA। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 बेस के सेट से ये बने होते हैं। ये भी GIC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रम के अनुसार नीचे दिए गए कूट के द्वारा व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले कौन सी घटना हुई। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों का रट्टा मारना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका UPPCS GIC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको PGT में देखने को मिल जाए, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि कौन सी घटना कौन सबसे पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। तो सबसे पहले उसके लिए जानना जरूरी है कि पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब हुआ। तो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये लुइस जॉय ब्राउन जिसका नाम था, इसका जन्म हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। दूसरा है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल, जिसे वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? हम सभी को पता है 1953 में, 1953 में। मानव जीनोम परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो मानव जीनोम परियोजना का आरंभ 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और चौथा है अनुवांशिकी कोड की कोडिंग। जेनेटिक कोड क्रैक कब किया गया था? तो जेनेटिक कोड क्रैक किया गया था 1966 में। किसके द्वारा? नीरेन बर्ग नामक साइंटिस्ट और उनकी टीम के द्वारा। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? सबसे पहले फोर्थ हुआ। फोर्थ आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो फोर्थ आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है, नहीं 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 नहीं, फोर्थ कैसे हो जाएगा? सबसे पहले होगा दूसरा वाला 1953। सेकंड होगा तो सेकंड आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप कौन सा मार्क करेंगे आगे देख लीजिए, तब उस हिसाब से पता चलेगा। यानी 1 और 4 ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद अरे यार ये तो मिट गया। पहला वाला कब था? 1 मिनट रुक जाइए, क्या हो रहा है? पहला वाला कब था? ये था। पहला वाला कब था? टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में, 1978 में। दूसरा वाला डबल हेलिक्स 1953 में। उसके बाद मानव जीनोम प्रोजेक्ट कब हुआ था? 1990 में। और इसके अलावा अनुवांशिक कोड की डिकोडिंग कब हुई थी? 1966 में। तो पहला इसका 2 हो जाएगा। 2 के बाद आपका आएगा कौन सा आएगा? 2 के बाद आपका आएगा 4, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 3, जो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से लेके आप अपना रिवीजन करते रहिए। अगला क्वेश्चन, जीन जो वाई गुणसूत्र पर स्थित है वो क्या कहलाते हैं? पॉलीजेनिक, होलैंड्रिक, प्लियोट्रॉपिक जीन या फिर सामान्य जीन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लियोट्रॉपिक जीन जो वायु गुणसूत्र पे सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉलैंड्रिक जीन जो वायु गुणसूत्र पे उपस्थित होते हैं वो हॉलैंड्रिक जीन कहलाते हैं। हॉलैंड्रिक जीन क्या होते हैं? तो हॉलैंड्रिक जीन जो होते हैं वो माता पिता से हमेशा पिता से पुत्र को विरासत में मिलता है। ठीक है, क्योंकि सामान्य रूप से केवल पुरुष में ही वायु गुणसूत्र देखने को मिलेंगे, तो माता पिता कहना तो गलत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका पिता से पुत्र को मिलता है हॉलैंड्रिक जीन। ठीक है, हॉलैंड्रिक जीन हाइपर
ट्राइकोकिस यानी कान पर लंबे बाल, जैसे जो आपको देखने को मिलता होगा, अगर पिता के कान पे लंबे बाल हैं तो पुत्र के भी देखने को मिल जाता है, ऐसे जीन को हॉलेंड्रिक जीन कहा जाता है। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पॉलीजेनिक जीन क्या है, तो पॉलीजेनिक जीन जो होता है जीन के एक समूह को संदर्भित करता है जो एक साथ व्यक्त होने पर एक विशेष फिनोटाइप या विशेषता को उत्पन्न करते हैं, उन्हें पॉलीजेनिक कहा जाता है। वहीं प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है, तो प्लियोट्रॉपिक जीन एक एकल जीन है जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। ओके, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव द कॉमन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में कॉमन कौन सा है? ऑप्शन है माइटोटिक अपर्चर कोड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेटिक कोड। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में एक जैसा ही देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएनए से डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? यानी जब आरएनए से डीएनए बनता है तो क्या कहलाता है? तो सबसे पहले देखिए, डीएनए होता है, एक मिनट, डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बन जाता है तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। वहीं डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राणी कोशिका का सबसे स्थिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल कौन सा है? टी आरएनए, एस आरएनए, आर आरएनए या एम आरएनए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर आरएनए। ये सबसे स्थिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी, आर आरएनए, आर आरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा आणविक जैविकी का मूल सिद्धांत निरूपित करता है? कौन सा करता है? डीएनए आरएनए प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीन आरएनए एंड डीएनए, डीएनए प्रोटीन एंड आरएनए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए आरएनए और प्रोटीन, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाटसन और क्रिक डीएनए का मॉडल है। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था उसे कौन सा डीएनए मॉडल कहते हैं? तो उसे बी टाइप डीएनए मॉडल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? बहुत से प्रभाव उत्पन्न करने वाला कौन सा होगा? बहुपरिभाविता होगा। बहुपरिभाविता अगर हिंदी में देखेंगे तो आप आसानी से मार्क कर ले जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में इसे प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लियोट्रॉपी। यह जीन कई समलक्षणी प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोडान सामान्य बैलिन को कूटबद्ध करता है परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्मिलेटेड मेथोनिन के लिए कूट संदेश देता है? कौन सा वह कोडान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा GUG। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए के प्रारंभ कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से पहले अमीनो एसिड के प्रतिपादन की शुरुआत करता है। समान प्रारंभिक कोडान AUG है और मेथोनिन के लिए कोडान GUG एक कुशल दिशा कोडान है या बैलिन के लिए कोडान को कूटबद्ध करता है, परंतु प्रारंभिक कोडान होने पर फॉर्मेल्डिहाइड मेथोनिन के कूट संदेश देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व होता है, कौन सा होता है? न्यूक्लियोसाइड्स, मेटेलिक आयन, हार्मोन्स या फिर प्रोटीन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि प्रोटीन। डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में जो सम्मिलित रो होता है वो कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंबर कहलाता है? AUG, UAA, UAG या फिर UGA? अंबर कौन सा कहलाता है? टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, UAG। ये अंबर के नाम से जाना जाता है। कुल ज्ञात 64 अनुवांशिक कोडानों में से 3 स्टॉप कोडान होते हैं, जिसको मैंने आपको बताया। UAG एक है, उसके अलावा UAA है और उसके अलावा UGA है। ठीक है, ये समाप्त कोडान यानी कि स्टॉप कोडान होते हैं। इसमें से अंबर कोडान के नाम से UAG को जाना जाता है। UAG को अंबर कोडान। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए UAA को क्या कहते हैं, तो UAA को गेरू कोडान, क्या? गेरू कोडान। और UGA को ओपल कोडान, UGA को क्या कहेंगे? ओपल कोडान के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अंबर कोडान UAG है।
अगला, न्यूक्लियोसोम बना होता है, न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? तो न्यूक्लियोसोम डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीनोफोर नाम है, जीनोफोर इज द नेम ऑफ, जीनोफोर किसका नाम है? यूकैरियोटिक के डीएनए का, बैक्टीरिया के डीएनए का, ड्रोसोफिला के जीन का, या फिर न्यूरोस्पोर का? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के डीएनए का। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है इसे जीनोफोर कहा जाता है, या एक प्रोकैरियोटिक का डीएनए है, इसे समान प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टी आरएनए की तृतीयक संरचना किस प्रकार आवृत्ति ग्रहण करती है? द ट्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ए टेक द शेप ऑफ, किस प्रकार करती है? क्लोव लीफ, इन्वर्टेड जे, इन्वर्टेड टी, या फिर इन्वर्टेड एल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्वर्टेड एल के आकार का। टी आर एन ए की तृतीयक संरचना ये उल्टे एल के आकार का होता है, ठीक है, उल्टे एल के आकार की लेती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये उल्टे एल के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सीधा शामिल नहीं है? टीआरएनए, एमआरएनए, एसएनआरएनए या आरआरएनए? ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए ये इसमें शामिल है, जो शामिल नहीं है वो सिंथेटिक आरएनए। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनए में SNP यानी सिनेप्स का अर्थ क्या है? डीएनए में जो सिनेप्स होता है उसका अर्थ पूछा है, क्या है? सिंगल बेस पेयर वेरिएशन, डबल बेस पेयर वेरिएशन, लोकल ट्रांसपोजिशन ऑफ जीन, या फिर नन ऑफ एबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगल बेस पेयर वेरिएशन। ऑप्शन ए, डीएनए में SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी सिनेप्स के रूप में उच्चारण करते हैं इसको, SNIPS, ठीक है। एक डीएनए निर्माण ब्लॉक यानी सिंगल बेस पेयर डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक है जिसे न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कैसा होता है? सिंगल बेस पेयर वेरिएशन होता है। अगला क्वेश्चन, जेड डीएनए अणु का व्यास कितना है? जेड डीएनए अणु का व्यास जो होता है वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी संरचना अधिक समान बी डीएनए के रूप में होती है, मतलब बी डीएनए से इसकी जो संरचना होती है वो भिन्न होती है। जेड डीएनए डीएनए का एक रूप है, ठीक है, लेकिन इसकी जो संरचना होती है वो बी डीएनए से भिन्न होती है। या कॉन्फ्रेंस और सिन कॉन्फ्रेंस में क्षार के वैकल्पिक सकेटिंग के कारण सुगर फास्फेट बैकबोन में एक जिग जैग पैटर्न की तरह दिखाई देता है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए नाभिकीय डीएनए से भिन्न होता है, क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो न्यूक्लियस डीएनए से किस प्रकार भिन्न होता है? पहला दिया है रेखीय होता है, तो इसलिए नहीं भिन्न होता है। ये सर्कुलर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, इसलिए ये केंद्र के डीएनए से भिन्न होता है, क्योंकि केंद्रीय डीएनए जो होता है, नाभिकीय डीएनए जो होता है वो रेखीय होता है, धागेनुमा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए और न्यूक्लियस का जो डीएनए, इसमें बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है, ये डबल स्टैंडर्ड और रेखीय होता है, यानी कि स्टैंड होता है, ठीक है। झिल्ली से आच्छादित नहीं होता, यानी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इस पर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें हिस्टोन नहीं होता है, इसमें हिस्टोन पाया जाता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होते हैं, इसके कार्य करने के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन के लिए कोड करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है, जिसमें से सर्कुलर होना एक भिन्नता है, और ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूट पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटीकोडॉन? किसमें पाया जाता है? SRNA, RRNA, tRNA या mRNA? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, tRNA। tRNA में एंटीकोडॉन, tRNA इसे ट्रांसफर कोडॉन कहते हैं, और इसमें एंटीकोडॉन होता है। एक एंटीकोडॉन एक mRNA कोडॉन के 3 क्षारकों के अनुरूप 3 न्यूक्लियोटाइड की इकाई होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का उदाहरण है? कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, GAATTC। ये जो है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम का डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए में नाइट्रोजन क्षारकों का एक उदाहरण है, जिसे 5 छोर से C छोर तक पढ़ने पर उसी तरह समाप्त होता है, ठीक है। पूरक स्टैंडर्ड 3 छोर से 5 छोर तक पढ़ा जाता है। उदाहरण जैसे आपने देखा GAATCC, ठीक है, इसमें ये 5 से 3 तक गया, और अगर इसको 3 से 5 तक लाएंगे तो ये इसका बिल्कुल ठीक अपोजिट हो जाएगा, CTTAAG, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं? काइमेरिक डीएनए के नाम से किसे जाना जाता है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योजन डीएनए जो होता है इसे काइमेरिक डीएनए के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वे दो अलग अलग प्रजातियों की सामग्री से बने होते हैं या एक हाइब्रिड है जो अन्य स्रोतों से डीएनए खंडों को अलग करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजॉन इज रिलेटेड विद। ट्रांसपोजॉन का आविष्कार किससे संबंधित है? परांत रेक का आविष्कार यानी ट्रांसपोजॉन का आविष्कार किससे संबंधित है? तो हम लोगों ने देखा था ट्रांसपोजॉन जिसे जंपिंग जीन कहते हैं, इसकी खोज बर्बरा मैक्क्लेलॉक ने किया था। ठीक, कब? इसके लिए इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सेटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन। सेटेलाइट डीएनए जो है ये यूजफुल टूल है किसके लिए? फॉरेंसिक साइंस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर ट्रांसजेनेसिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में सैटेलाइट डीएनए जो है ये एक टूल के रूप में यूज़ होता है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस में आप लोगों ने फिंगरप्रिंट्स का नाम सुना होगा, उसमें जो है इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? युग्मन अथवा सिस फेज, अपकर्षित अथवा ट्रांसफेज, सिस तथा ट्रांसफेज दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस एंड ट्रांसफेज बोथ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शोध क्रिया प्रणालियों में से कौन सी डीएनए का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? डीएनए का पता लगाने के लिए कौन सी प्रणाली का यूज किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सदर्न ब्लॉगिंग। सदर्न बोल्ट नामक जो प्रणाली है इसे डीएनए अनुक्रम का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तकनीक 1875 में खोजी गई थी। अगला, किसी अन्य जीन की उपस्थिति के कारण यदि किसी जीन का लक्षण प्रारूप परिवर्तित हो जाता है तो इसे क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे? एपी स्टेटस यानी कि प्रबलता कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको विस्तृत से डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग फटाफट क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कंसिडर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराइए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं कम टाइम में। उसके लिए हम जो है एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट में ही रख रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है अकोडान। इसका जो है विशेष मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ना एक वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है, अ कोडॉन रिप्रेजेंट। एक कोडॉन प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है? अ सेट ऑफ 3 बेस इन डीएनए सेगमेंट। बिल्कुल, पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। एक कोडॉन जो है ये डीएनए खंड के 3 क्षारकों का प्रतिनिधित्व करता है। एक डीएनए या एक आरएनए जो है अणु में लगातार 3 न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम जो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु नियमित रूप से केंद्रक से कोशिका द्रव की ओर गति करता है? कौन सा वह अणु है जो केंद्रक से कोशिका द्रव की ओर जाता है? ये आपके पास कोशिका है, यहाँ पे आपका केंद्रक है, कोशिका द्रव जो है ये इसमें पूरी तरह से कोशिका में फैला हुआ है। केंद्रक से कोशिका द्रव की ओर कौन जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आरएनए। कौन जाता है? आरएनए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आरएनए हमेशा जो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस से कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म की ओर गति करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक उत्परिवर्तन जो एक अमीनो अम्ल को निर्देशित करने वाले कोडान को टर्मिनेस कोडान में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहेंगे? तो इसे नॉनसेंस उत्परिवर्तन यानी कि नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक नॉनसेंस उत्परिवर्तन एक डीएनए अनुक्रम के एक आनुवांशिक उत्परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटा अधूरा प्रोटीन उत्पाद होता है तथा डीएनए कई छोटे अणुओं की एक श्रृंखला जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है उसमें टूट जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। ठीक है, किस एग्जाम की तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है, द कोडॉन फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक इज। यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत के लिए कोडान है। प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत के लिए कौन सा कोडान है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यू जी। ठीक है, कौन सा है? ए यू जी। ए यू जी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेड डीएनए की एक पूरी पिच में न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की संख्या कितनी है? जेड डीएनए की एक पूरी पिच में न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, एक मिनट।
मैं कलर चेंज कर लूँ, 12 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप में शामिल है, टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप में कितने पेयर मतलब शामिल हैं? 5 अनपेयर बेस, 7 अनपेयर बेस, 3 पेयर बेस या 5 पेयर बेस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अनपेयर बेस। टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप में 7 अनपेयर बेस जो है वो शामिल है। एक एंटीकोडॉन एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जो स्थानांतरण आरएनए यानी टीआरएनए अणु के एक छोर पर स्थित होता है, जो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए अनुक्रम से संबंधित कोडॉन का पूरक होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम 5 GATCC और CAA 3 है तो इसका पूरक स्टैंडर्ड क्या होगा? ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका पूरक स्टैंडर्ड कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका उल्टा, एक मिनट रुक जाइए। पाँच से 3 पूछा है और इसका पूरक अनुक्रम पूछा है, तो ये भी 5 से 3 होगा। तो 5 से 3 क्या होगा? ग्वानिन, एडनिन, थायमिन, साइटोसिन, एडनिन, एडनिन। तो ये हो जाएगा साइटोसिन, थायमिन, एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, थायमिन। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया कैसी होती है? डिस्पर्सिव, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव होती है। अगला, डीएनए प्रकृति यानी डीएनए रिप्लिकेशन के लिए निम्नलिखित में से एक एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। डीएनए रिप्लिकेशन के लिए इनमें से कौन सी एंजाइम की आवश्यकता नहीं है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनएज, लाइगेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनएज। डीएनए रिप्लिकेशन के लिए डीएनएज एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए प्राइमर को हटाकर अंतराल को भरता है। लाइगेज जोड़ने का कार्य करता है। आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में आरएनए प्राइमर संश्लेषित होता है, लेकिन डीएनएज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इन अ डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स में क्या होता है? द सिंगल स्टैंडर्ड आर नॉट हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्रॉम बिटवीन अ प्यूरिन एंड pyrimidine बेस ऑन द सेम स्टैंडर्ड, या फिर एडनिन ऑन वन स्टैंडर्ड इन हाइड्रोजन बॉन्ड टू थायमिन ऑन द अपोजिट स्टैंड, या फिर फास्फोएस्टर बॉन्ड आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द हेलिक्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक स्टैंडर्ड पर एडेनिन विपरीत स्टैंडर्ड पर थायमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई कोलाई के लैक ओपेरान के रिप्रेशर जीन की गतिविधि के माध्यम से संश्लेषित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन या प्रोमोटर जीन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटर जीन। संरचनात्मक जीन वे जीन होते हैं जो एमआरएनए उत्पादित करता है। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए संश्लेषण के नियंत्रण में कार्य के स्विचिंग के द्वारा ऑपरेटर जीन कंट्रोल जीन में बदल जाता है। जिस जीन के क्रियाकलाप के द्वारा लैक ओपेरॉन में ई कोलाई रिप्रेसर का निर्माण होता है उसे रेगुलेटर जीन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, डीएनए में 20,000 क्षार युग्म यानी कि 20,000 बेस पेयर हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे? तो आपको बता दें, एक क्षार युग्म में 2 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अगर 20,000 क्षार युग्म है तो इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे? 40,000 हो जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब इसको डबल कर लीजिए तो 40,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एडनोसिन है, एडनोसिन क्या है? तो एडनोसिन एक राइबोन्यूक्लियोसाइड्स है, हम सभी को पता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, एडनोसिन एक राइबोन्यूक्लियोसाइड या प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है बॉर बॉडी, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, एक्सप्रेस्ड जीन। ठीक है, बॉर बॉडी क्या है? तो बॉर बॉडी जो है ये वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन है। वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन यानी एक का एक से हो जाएगा। दूसरा है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या है? तो ये कंजर्वेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, यानी 2 का 2 से हो जाएगा। तीसरा है टीलोमियर, टीलोमियर क्या है? ये भी कंजर्वेटिव हाइड्रोक्रोमेटिन है, यानी 3 का 2 हो जाएगा। और एक्सप्रेस जीन जो है ये यूक्रोमेटिन है, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कूट ना करने वाला mRNA है? कूट नहीं करता है, कौन सा नहीं करता है? मिक आरएनए, mRNA, SNO-RNA या ऑल ऑफ एबव? तो आपको बता दें, मिक आरएनए यानी माइक्रो आरएनए, siRNA, piRNA, SNO-RNA, snRNA, xRNA, सैक आरएनए, ये सभी नॉन कोडिंग होते हैं, यानी कि ये कूट नहीं करते हैं। इन्हें नॉन कोडिंग आरएनए कहा जाता है, जहां प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक, यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा आरएनए है? तो हम सभी को पता है टीआरएनए जो होता है, ट्रांसफर आरएनए, ये सबसे छोटा होता है। या अमीनो अम्ल को संदेशवाहक आरएनए की सूचनाओं के आधार पर राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 अलग अलग डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणुओं को एडी के पिघलने के तापमान है 75 डिग्री, 65 डिग्री, 84 डिग्री या 78 डिग्री। सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो 4 अलग अलग, अच्छा आगे भी पूछा, उपरोक्त अणुओं की निम्न में से उच्च सामग्री में GC क्षार युग्मों का सही अनुक्रमित व्यवस्था बताइए। तो एडी के 4 अलग अलग डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणुओं के पिघलने का जो तापक्रम होता है GC क्षार जोड़े की, तो वो क्या हो जाएगा? इनका अनुक्रम 65 डिग्री, 75 डिग्री, 78 डिग्री और 84 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री, 65 यानी कि बी हो जाएगा सबसे पहले। फिर आपका इससे बड़ा होगा कौन सा? 65 के बाद 78 हो जाएगा, 1 मिनट, 75 हो जाएगा, बी के बाद ए आ जाएगा, बी ए आपको ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद डी और उसके बाद सी, सबसे हाई सी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षार अनुपात मौजूद है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए? तो G+T A+G, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए G+T/A+G क्षार अनुपात मौजूद नहीं है। ठीक, ग्वानिन साइटोसिन के साथ द्विबंध बनाता है तथा एडनिन थाइमिन के साथ त्रिबंध बनाता है, यानी कि ट्रिपल, यानी ग्वानिन और साइटोसिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एडनिन थाइमिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोडान टर्मिनेशन कोडान नहीं है? टर्मिनेशन कोडान कौन सा नहीं है? तो UAA है, बिल्कुल है, UAG ये भी है और UGA ये भी है। जो नहीं है वो UGG है। ये टर्मिनेशन कोडान यानी कि समाप्ति कोडान नहीं है। ठीक है, समाप्ति कोडान कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।